हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 एनसीईआरटी का क्लास 10 मैथ्स का। वह जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके हैं 3.4 का कर चुके हैं, आज हम लोग करने जा रहे हैं 3.5 का। जो सवाल है एनसीईआरटी का, इससे रिलेटेड बहुत सवाल ऐसे भी हैं जो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं कि 3.5 में कौन कौन सवाल होगा, क्या क्या सवाल महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए, वो मैं आपको सारा डिटेल्स बताऊँगा। ठीक है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो 3.5 में पहला सवाल जो लिखा हुआ है एनसीईआरटी, शायद दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 पहला सवाल जो लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से हल करना है। मतलब जो अद्वितीय हल होगा उसे वर्ज गुणन विधि से आपको हल करके बताना है कि कौन अद्वितीय हल होगा, कौन एक हल होगा, किसका मतलब कोई हल नहीं होगा, ये बताना है। चलो पहला इनफैक्ट पहला में 4 सवाल दे रखा है। वैसे हम थ्योरी पोर्शन में बता चुके हैं कि किसका अद्वितीय हल होगा, किसका कोई हल नहीं होगा, या किसका अनेक हल होगा। ठीक है, पहला में 4 सवाल दे रखा है, आप देख सकते हो कौन कौन सवाल आपसे खुद से बन जाएगा। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0। दूसरा है 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0, है ना। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। और थर्ड दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ 3x माइनस 5 बराबर 20 और 6x माइनस 10y बराबर 40। और फोर्थ सवाल है, हम फोर्थ बना देते, चौथा नंबर का बना देता हूँ। ठीक है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। और दूसरा समीकरण दिया हुआ आपका क्या, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, ये 2 समीकरण दिया हुआ है। आप में हलों की संख्या इसको बताना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दिए गए समीकरण को व्यापक रूप में लिखेंगे। इसका जो व्यापक रूप होगा वो लिख लेते हो। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरे समीकरण का व्यापक रूप होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करना है कि व्यापक रूप लिखने के बाद दोनों समीकरण को कंपैरिजन करना है। ठीक है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकालना है आपको। देखो यहाँ से x का गुणनांक है a1, तो a1 क्या होगा आपका 1, और a2 जो है वो दूसरे समीकरण में x का गुणनांक a2 होगा। ठीक है, तो x a2 क्या होगा 3। दूसरे समीकरण में y का गुणनांक नहीं, पहले समीकरण में y का गुणनांक जो है वो आपका b1 होगा। तो यहाँ से b1 का मान निकालेंगे, क्या आएगा प्लस, क्योंकि व्यापक रूप प्लस में है, ये माइनस में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको माइनस के साथ लिखना -3। व्यापक रूप प्लस b2, यहाँ है -3, तो b2 क्या होगा -3 होगा। ठीक है, अब निकालना है c1। c1 प्लस में c2 प्लस में, c1 की वैल्यू -7 दी रखी, c1 -7, c2 हो गया -15। ठीक है, अब हमें निकालना है दोनों समीकरण के लिए जो हमें गुणांक निकाले हैं, इसका a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 बाई a2 निकालो, a1 है 1, a2 है 3, एक अनुपात आ गया। दूसरा अनुपात निकालते b1 बाई b2, -3 बट्टे -3, दोनों कैंसिल आउट होकर क्या होगा 1। देख सकते हो कि दोनों का अनुपात बराबर नहीं है। a1 बाई a2 नॉट, मतलब b1 बाई b2 दोनों का अनुपात 1/3 और दूसरा है 1। चूँकि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब दोनों समीकरण में जो अनुपात निकाला गया है वो एक दूसरे के बराबर नहीं है, है ना। a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिए गए समीकरण के, ठीक है, दिए गए समीकरण के कौन सा हल होगा, तो दिए गए समीकरण के एक हल होगा, अर्थात अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी प्रकार आप तीनों सवाल बनाओगे। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है
दूसरा में ए और बी नहीं ए और बी नहीं, सॉरी, पहला है और दूसरा, मतलब दूसरा में दो सवाल है। दोनों सवाल को हम, पहला सवाल को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। ए और बी के किन मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो समीकरण दिया हुआ है और कह रहा है कि उन दोनों समीकरण का अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो सवाल ये है कि ए और बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान निकालना है। तो दूसरा का पहला है 2x + 3y = 7। और दूसरा समीकरण दिया हुआ है a - b × x + a + b × x नहीं y बराबर में क्या 3a + b - 2। a और b का मान निकालना है। फिर वही करना है, दोनों समीकरण का हम पहले व्यापक रूप लिख लेते हैं, उसके बाद कंपैरिजन करना है ए और बी सी का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। दोनों समीकरण का जो गुणांक है x y का या अचर पद वो निकाल लेते हैं। उसके बाद समीकरण में दिया हुआ है कि जिसका कोई हल नहीं है ना, नहीं अपरिमित रूप से अनेक हल दिया हुआ है, तो उसके भी ए और बी का मान क्या होगा। देखो इस सवाल को जो बनाना है ये नई तरह का सवाल है, ये एग्जाम में कितना सवाल इस तरह से, वैसे वो थोड़ा सा लेवल इसका हाई है, बट इस तरह का सवाल जनरली पूछा जाता है कि के का मान निकाले, एक्स का मान निकाले, एम का मान निकाले। तो उसी प्रकार ये भी बनेगा। पहले हम इस दोनों समीकरण को व्यापक रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या होगा आपका बताओ। a1x + b1y + c1 = 0। और दूसरा समीकरण का व्यापक रूप a2x + b2y + c2 = 0। चलो अब देखो यहाँ से a1 का मान निकालते हैं। a1 हो गया आपका 2, a2 निकालते हैं तो a2 क्या होगा, a - b एक साथ होगा, a - b होगा। निकालते हैं b1 तो b1 क्या है, y का गुणांक 3 और होगा b2, b2 क्या है a + b। अब निकालते हैं c1 चूँकि व्यापक रूप में +c1 = 0, उसको इसी प्रकार लिखेंगे, 7 इधर लाना -7 थी, ये सारा तीनों सारे टर्म को इस साइड लाना है, तो ऑब्वियसली ये ब्रैकेट के साथ माइनस में आएगा। 7 इधर आने पर -7 और c2 बराबर जो होगा, ये सारा टर्म जो है इस साइड आने पर ब्रैकेट के साथ 3a + b - 7, ये माइनस साइन में आएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या दिया हुआ, दोनों समीकरण का जो शर्त दिया हुआ है वो बता रहा है। क्योंकि दिए गए समीकरण के ठीक है अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल दिया हुआ है। यदि अनेक हल दिया है तो उसके लिए क्या होता है, शर्त a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों के तीनों अनुपात बराबर होते हैं, ठीक है। चलो अब देखो a1 का मान a2 का मान हम रख देते हैं। a1 का मान क्या है 2 बट्टे में a2 का मान आपका क्या है a - b बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान क्या है a + b बराबर c1 है -7 और c2 -3a + b - 7, ठीक है। यहाँ देखो कि माइनस साइन कैंसिल हो गया। अब किसी दो अनुपात को हम बराबर कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरे को तीसरे के साथ या तीसरे को, मतलब इस तरह से अगर दो समीकरण बनाना है, मतलब कह रहा है ए और बी का मान निकालना है, तो यहाँ क्या करना है कि दो अनुपात को हमें बराबर करना है। किसी दो अनुपात को बराबर करने पर देखो क्या रिजल्ट आता है, तो 2/a - b = 3/a + b। हमने इन दोनों अनुपात को लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको सॉल्व कर लिया, मतलब 3a से तो 3a, 3b से तो 3b बराबर 2a से होगा तो 2a अब प्लस 2b। ये सारा टर्म इधर आने पर क्या होगा आपका 3a - 2a - 3b, ये 2b इधर आएगा बराबर में क्या 0, 3a - 2a तो क्या होगा आपका a
3b माइनस 2b ये हो गया आपका 5b बराबर में क्या 0। ये हो गया आपका समीकरण 1। मतलब दोनों अनुपात को हमने जब बराबर किया ना तो a का मान ना तो b का मान आया, बल्कि वो एक ऐसा समीकरण आया जिसमें a और b दोनों आए। अब हम क्या करते हैं कि दूसरे वाले को तीसरे वाले के अनुपात के साथ बराबर करते हैं, है ना। फिर 3/a प्लस बी बराबर में क्या 7/3a प्लस b माइनस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 7 इंटू ए 7a, 7 इंटू बी 7b, 3a इंटू 3 क्या होगा आपका 3 3 9a, 3 इंटू बी 3b, 3 इंटू 7 माइनस 27। सारे टर्म को इधर ले आओ, 20 माइनस 27 उधर रहने दो। 7a प्लस 7b माइनस 9a, ये माइनस 3b बराबर में क्या माइनस 27। 7a में से 9b माइनस करना घटाना है तो क्या आएगा आपका माइनस 2a आएगा। 7b में से 3b माइनस करना है तो क्या आएगा आपका प्लस 4b बराबर में क्या माइनस 27। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है, हल करना है, किसी भी विधि से हल करके फाइनली a और b का मान आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। देखो यहाँ a है, यहाँ माइनस 2 है, तो एक काम करते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, तो इस तरह से -2 ये प्लस 2a बन जाएगा और दोनों समीकरण विलोपन विधि से हल हो जाएगा। तो 1 और 2 को हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, चूँकि शॉर्ट में लिखते हैं ज़्यादा कम है, 1 और 2 को हमने जोड़ने पर लिखा। ठीक है, तो यहाँ से गुना कर दो, 2 इंटू ए हो गया आपका 2a, 2 इंटू माइनस 5b हो जाएगा आपका माइनस 10b, और 2 इंटू आपका 0 हो गया 0। समीकरण दूसरा है -2a प्लस 4b बराबर में क्या -27। जोड़ने पर क्या होता है कि प्लस माइनस वाला पद समान पद कैंसिल, -10 प्लस 4 तो ये हो जाएगा आपका क्या -6b, है ना, ये हो जाएगा -27। ठीक है, तो यहाँ से आप b का मान निकाल सकते हो। तो b क्या हो गया आपका -77 बाई -6, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 3 से 6 2 बार में, 3 से 9 27 9 बार में, तो b हो गया आपका 9/2। अब इस मान को या तो 1 में या 2 में रख दो तो आपका आंसर आएगा, a का मान आएगा। समीकरण 1 देखो क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 से a माइनस 5b बराबर में 0, a माइनस 5 इंटू b है आपका 9/2 बराबर में 0, तो a माइनस 9 पंचे 45/2 बराबर 0, a बराबर में क्या हो गया 45/2। ठीक है, तो इस तरह से आपका b का मान भी क्या आया 9/2, तो ये हो गया आपका a और b के इसी मान के लिए दोनों समीकरण का युग्म क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सेम तरीके से बनेगा। दूसरा सवाल मैं लिख देता हूँ आपका। ठीक है, 2 का दूसरा जो है वो देख लो क्या है, k के किन मान के लिए, मतलब कह रहा है कि k के किस मान के लिए दिए गए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें जो समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर में 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 इंटू एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू वाई बराबर में क्या 2k प्लस 1। ये समीकरण दिया हुआ, इसका कोई हल नहीं है ना। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसी कंडीशन पे आपको मान पुट करना है और k का मान इजीली आ जाएगा। इसमें कोई 2 समीकरण तैयार नहीं करना कि इसको विलोपन विधि से हल करना है ना। इसमें केवल एक अचर राशि है k, जिसका हमें मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन और वर्ग गुणन विधि से हल करें और उपयुक्त जो विधि होता है दोनों में कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, आप बना सकते हो। समीकरण दिया हुआ है 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9 और 3x प्लस में 2y इक्वल्स टू में 4। ठीक है, ये दोनों समीकरण है। इन दोनों समीकरण को हमें बताना है, उपयुक्त विधि से बताना है कि ये इसका प्रतिस्थापन विधि या वर्ग गुणन दोनों विधि से हल करके बताना है। इन दोनों विधि में कौन सा विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है, यूजफुल होता है वो बताना है। ठीक है, वैसे तो विलोपन विधि ज़्यादा होता है, प्रतिस्थापन भी होता है, वर्ग गुणन भी होता है। ठीक,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में 5 सवाल दिया हुआ है। आज सारे सवाल समस्या संबंधित समीकरण है, ठीक है। मतलब एक शब्द समीकरण है, उसे पढ़ना है, समीकरण तैयार करना है, उसे हल करना है, जो कहा उसे निकालना है। चल 4 के पहला में लिखा हुआ है एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। मतलब है कि एक छात्रावास, जो कोई हॉस्टल में, जो हॉस्टल क्या होता है, छात्रावास है ना, हॉस्टल होगा। तो जो छात्रावास का जो मासिक व्यय है, मतलब मासिक खर्च है, उसका 1 भाग कांस्टेंट फिक्स है। आपको अगर इस महीने में अगर रहना है तो उसका एक कांस्टेंट भाग है, एक जो भाग है वो फिक्स किया गया है। शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन भोजन लिया है, ठीक है। उसके बाद जो बाकी है, जो शेष इस पर निर्भर करेगा कि बाकी जो स्टूडेंट है, छात्र ने कितने दिन तक भोजन लिया है। मतलब कि मासिक व्यय फिक्स कर दिया, उसके अलावा अगर शेष दिन जितना रहेगा उसका अलग से आपको व्यय देना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मेन सवाल शुरू होता है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपया छात्रावास के लिए व्यय अदा करना पड़ता है। 1000 रुपया वो छात्रावास को देता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करना पड़ता है। तो नियत व्यय प्रतिदिन भोजन के का मूल्य क्या होगा? बहुत इजीली क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहले हमें ये मानना है कि जो मासिक नियत व्यय है, खर्च है, वो x मान लो, ठीक है, वो फिक्स कर दिया गया है। तो मान लेंगे, माना कि मासिक व्यय जो है छात्रावास का वो x रुपया फिक्स कर दिया गया, और उसके अलावा शेष दिन कह सकते हैं अतिरिक्त या शेष दिन, अतिरिक्त दिन प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन का व्यय, इसको मान लिया हमने y रुपया, ठीक है। अब तो जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है, उसे 1000 रुपये अदा करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। अब देखो क्या है, पर्सन से यहाँ से आप समझ में आएगा आपको कि जब एक विद्यार्थी ए जो 20 दिन भोजन करता है एक्स्ट्रा, मतलब कि महीने का उसका किराया फिक्स हो गया, व्यय फिक्स हो गया x, साथ साथ अगर एक दिन एक्स्ट्रा भोजन करेगा तो 1y, 2 दिन एक्स्ट्रा भोजन करेगा तो 2y, 3 दिन करेगा तो 3y। इस तरह से वो ए जो है, ए विद्यार्थी 20 दिन तक भोजन करता है, मतलब 20y। तो उसको टोटल जो कितना खर्च देना पड़ता है महीने के लास्ट में, वो उसको देना पड़ता है 1000 रुपया। ये हो गया आपका समीकरण 1। फिर दूसरा विद्यार्थी, ठीक है, दूसरा विद्यार्थी जो बी है, वो महीने के अलावा x खर्च के अलावा उसको 26 दिन एक्स्ट्रा भोजन करता है, तो उसको पे करना पड़ता है 1180 रुपया, ठीक है। इस तरह से आप समीकरण बना लोगे और समीकरण को हल करोगे। x और y का मान आएगा। x आने का अर्थ क्या हुआ कि मासिक व्यय, y आने का अर्थ हुआ अतिरिक्त प्रतिदिन का व्यय, है ना। इसको हल कर लेना आप। ये आपका 4 का पहला सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पढ़ लेते, क्या लिखा हुआ है, इसको क्या हल निकलेगा। दूसरा है जब एक भिन्न 1/3 हो जाती है। चूंकि भिन्न का सवाल है तो ऑब्वियसली x और y जरूर मानेंगे सबसे पहले, बिना कुछ लिखे। सबसे पहले मान लो, माना कि भिन्न का अंश बराबर x, ठीक है। कोई संख्या है इसलिए केवल x होगा। भिन्न का हर बराबर y। तो फिर भिन्न क्या होगा, ओरिजिनल भिन्न क्या होगा, वो भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा, अंश बट्टे हर, इट मीन्स x बट्टे y। अब शब्द समीकरण पढ़ते हैं, समीकरण तैयार करते हैं, ठीक है। पर्सन से सवाल कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। चलो ठीक है, 1/3 हो जाएगी एक भिन्न। कब होगी? जब उसके अंश से, मतलब भिन्न है आपका x बट्टे y, जिसको हमने माना है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, बस 1 घटाया जाता है।
मतलब अंश से एक घटाते हैं तो वो भिन्न 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो, समीकरण तैयार होगा। 3 इंटू एक्स, 3x क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू -1 -3, y इंटू 1 आपका हो गया y इधर ले आना, आपका 3x माइनस वाई में बराबर में क्या, प्लस में 3, बराबर में क्या, प्लस में 3, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब दूसरा समीकरण पढ़ते हैं। और वह 1/4 हो जाती है। ठीक है, 1/4 हो जाती है। अब कब होगा 1/4? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, केवल हर में 8 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो भिन्न है आपका x/y, उस भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया तो वो भिन्न 1/4 के बराबर आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, समीकरण दूसरा तैयार होगा। 4 इंटू एक्स 4x, y प्लस 8 को 1 से गुना करना है तो क्या होगा आपका y प्लस 8, y इधर लाना है माइनस y इक्वल्स टू क्या, 8, समीकरण हो गया आपका 2। अब दोनों समीकरण को 1 और 2 दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। तो इस तरह से आपका x और y का मान आएगा, जो इसमें पुट करेंगे तो आपका भिन्न तैयार होगा, फाइनल आंसर आपका भिन्न हो जाएगा। इसको विलोपन विधि से हल कर लोगे।